हाँ जी बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक नेफ्रॉन के बाद यूरिन फॉर्मेशन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मतलब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूरोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन दैट इज कॉल्ड एज यूरोपोइसिस एंड इट इन्वॉल्व्स 3 steps: glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. राइट? क्यों इतनी सारी स्टेप्स की जरूरत है, ये सोचने वाली बात है। क्यों ऐसा है कि फिल्टर हो गया बस? ऐसा नहीं है, जबकि ये और डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं इसको। क्या होता है देखो, ये मैं जस्ट ऐसे ही छोटा सा ऐसे ही बता रही हूँ। सपोज ये है बॉमेंस कैप्सूल, ये है पीसीटी, ये हो गया लूपोफेनले, ये हो गया डीसीटी, फिर यहाँ पर आ गए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, चलो हमें जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पर आया ब्लड फिल्टर होने के लिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक बार फिर से बोल दो, क्या बोलते हैं इसको? एफरेंट आर्टीरियल। और इसको क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टीरियल। पता है ये भी? अच्छा, इसके बाद यहाँ पर फिल्टर हुआ ब्लड, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। फिर उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन क्या है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होने के बाद जो इसमें फिल्ट्रेट आएगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी चली जाती हैं जो हमारे बॉडी के लिए सही है, उनको निकलना नहीं चाहिए यूरिन में, तो उसको क्या करते हैं ये ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पढ़े के डिटेल में जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ थोड़ा सा कि ये क्या कर लेते हैं, ट्यूब्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको, जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या ग्लूकोज है, जाना नहीं चाहिए, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमें नहीं चाहिए, फिर से वो मतलब हमारे की जरूरत की नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ट्यूब्यूल्स इसमें स्क्रीट कर देते हैं। ठीक है, वो कहाँ से आते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया फिल्ट्रेशन, जो फिल्टर करके आया। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जो ट्यूब्यूल ने रीअब्जॉर्ब कर लिया, इंपॉर्टेंट चीजें अपने पास रख लो, उसको बहने ना दो। राइट? और ये जो है ट्यूबुलर स्क्रीशन, इसके अंदर क्या है, ट्यूब्यूल्स के अंदर जो मतलब ट्यूब्यूल्स के अंदर ऐसी चीजें हैं, वो कैसे आई ये भी पढ़ेंगे। वो ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस हो सकते हैं, तो ये वापस इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अल्टीमेटली यूरिन के थ्रू वो बाहर आ जाते हैं। क्लियर है ये? आगे बात समझ में? अब आगे 1 by 1 इनको देखेंगे हम स्टेप्स को। लाइक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है, जैसा कि नाम से भी पता लग रहा है तुम्हें कि फिल्टर जो ग्लोमेरुलस है, जो टफ कैपिलरीज है, वो ब्लड को फिल्टर करता है। क्लियर है? ब्लड को क्या करेगा? फिल्टर करेगा। तो क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज कॉज्ड बाय ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज अंडर हाई ब्लड प्रेशर। बच्चों ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट मैं यहां लिख देती हूं, 60 to 70 mmHg। ये हाई प्रेशर होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, एंड इट अकर्स थ्रू 3 लेयर्स। इन तीनों लेयर्स का नाम भी आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस में क्या क्या है, कौन सी है, कैसे ये हेल्प करती है, ये देखेंगे। सो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कॉज्ड बाय ग्लोमेरुलर कैपिलरीज अंडर हाई ब्लड प्रेशर एंड इट अकर्स थ्रू 3 लेयर्स। देखो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक ब्लड कैपिलरीज बना दी, ब्लड कैपिलरी बना दी। तो एक बात आपको याद है, हमेशा ब्लड कैपिलरी की जो लाइनिंग है वो सिंगल लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं एंडोथेलियम। लेकिन आर्टरी या वेन की जो लाइनिंग है वो 3 लेयर्ड होती है। याद है? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। वो इतनी मोटी दीवार होती है, लेकिन कैपिलरी की कितनी होती है? पतली सी। ठीक है, मतलब सिंगल लेयर्ड होती है, ये बात याद रखना, जिसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी हो गई एक तो ये। दूसरा एपिथीलियम ऑफ बॉमेंस कैप्सूल,
ये बॉमेंस कैप्सूल की एपिथीलियम है व्हाइट वाली, ठीक है। एक और चीज, ये जो एंडोथीलियम है ना इसकी, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल, सिंपल स्क्वेमस ऐसे लिख लो। इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एपिथेलियम ऑफ बॉमेंस कैप्सूल, ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिन सेल्स को हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। इन पोडोसाइट्स के बीच बीच में ये नहीं दिख रहे होल, इसको बोलते हैं स्लिट पोर, इनको बोलते हैं स्लिट पोर, जिसमें से फिल्टर होकर के आता है। जैसे छलनी के अंदर वो नहीं होते छेद जिसमें से आता है, इसी तरीके के कुछ सेल्स होते हैं जिसके स्लिट पोर में से यूरिन फिल्टर होकर के, ये यूरिन नहीं बोलेंगे अभी हम इसको बोलेंगे ब्लड फिल्टर हो रहा है ना। अब ब्लड के कार्पसल तो फिल्टर नहीं होंगे, ना ही प्रोटीन्स फिल्टर होंगे, तो प्लाज्मा हो रहा है, यहाँ पर प्लाज्मा आ रहा है, समझ आ गई। प्रोटीन भी नहीं आएंगे, ना आरबीसी आएंगे, ना डब्ल्यूबीसी आएंगे, ना प्लेटलेट्स आएंगे, ठीक है। तो कुछ स्मॉल डिजॉल्व पार्टिकल्स आएंगे, डिजॉल्व आयंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से ये आ रहा है अंडर हाई प्रेशर। तीसरी लेयर होती है जो इन दोनों की एपिथेलियम के बीच में है, जिसको मैंने येलो कलर से दिखाया हुआ है, इसका नाम है बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन बिटवीन दीज टू लेयर्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज टू लेयर्स। हो गई क्लियर बात कैसी कैसी लेयर से बनी है? तो इन तीनों लेयर का नाम पता होना चाहिए आपको, और किस तरह के सेल से बनी हुई है ये पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? उसकी फुल फॉर्म क्या है? किसकी बेटे? कहाँ किसकी? कहाँ, मुझे तो दिख नहीं रही किसकी पूछ रहा है। डायग्राम के अंदर जो ह्यूमन, अच्छा ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ठीक है। ल्यूमन बोल देते हैं, इसका मतलब जो मेन ये स्पेस है जहां पर ये आएगा ना, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, इससे लिखती हूँ, एक मिनट रुको। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ठीक है, ठीक है, इसी को बोल देते हैं। ये ल्यूमन में आ गया, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे अब जीएफ, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ गया। अब क्या है इसमें, अब आगे चलेंगे हम, रुको पहले तुम ये समझ में आ गई ना। एक चीज यही बता देती हूँ, जो पीसीटी पार्ट है, पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसकी वॉल भी स्पेशल सेल से बनी है, जिनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर। जो पीसीटी है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी है, देखो ब्रश की तरह है ना, ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दे, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ा दे, क्योंकि इसने आगे एब्जॉर्ब भी तो करना है। जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें बाहर ना चली जाएं, उसको ये पहले ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसलिए ये इसकी जो वॉल है वो होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियल ब्रश बॉर्डर। ये दिख रहा है ना, ब्रश की तरह बनी हुई है, ये इस तरह की होती है, राइट। चलो अब ब्लड फिल्टर कैसे हो रहा है ये देखेंगे हम, और आगे इंपॉर्टेंट स्टेप्स इसके। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंटेंट, बच्चों नोटिस दिस लाइन, ऑलमोस्ट ऑल द कंटेंट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन्स पास थ्रू इनटू, एक चीज ध्यान रखना, ऑल द कंटेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा है ये, वो नहीं है, ब्लड नहीं है ये ध्यान रहे। ब्लड अकेला ब्लड लिखा होगा तो गलत है ऑप्शन, ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे एक और तरीके से बता सकती हूँ, तो क्या क्या है, ऑल द कंटेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब प्लाज्मा तो आया ही, प्लाज्मा में से आरबीसी नहीं आए, और डब्ल्यूबीसी नहीं आए, और प्लेटलेट्स नहीं आए, और क्या नहीं आया बच्चे?
प्रोटीन, ठीक है। बाकी आगे समझ आ गई ना। तो ये आएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, ठीक है। filtered so finely that almost all the content of blood plasma except proteins pass into lumen of Bowman's capsule, therefore it is called as ultrafiltration, ठीक है। और हाई प्रेशर के अंडर आएगा इसलिए भी बोल देते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। प्लाज्मा ही आता है, बाकी ऊपर रह जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बच्चों? जैसे चाय छानते हैं तो बिल्कुल वो समझ लो प्लाज्मा है, बाकी ऊपर रह गए प्रोटीन्स और सब कुछ ऊपर रह गए, पत्ती ऊपर रह गई और भी छोटी छोटी पत्ती भी ऊपर रह गई, वो सारे वो रह गए, मतलब वो समझ लो फॉर्म्ड एलिमेंट्स और प्रोटीन ऊपर रह गए, प्लाज्मा गया उसमें, क्लियर। अप्रॉक्सीमेटली 1100 to 1200, ये ध्यान रखना, ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड पर मिनट। मतलब किडनी को हमारी कार्डियक आउटपुट क्या है बच्चों? 5000 क्या था? 5000 ml है ना कार्डियक आउटपुट, उसमें से इतना ब्लड किडनी को जाता है, ठीक है। तो 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड पर मिनट and which is 1/5 of our cardiac output। 1/5 हो गया ना, मतलब इसको 5 times हो गया ना एक तरह से। देखो 1000 बैठ रहा, हमने यहाँ 1100 कर दिया, बस इतना सही डिफरेंस है। which is almost 1/5 of our cardiac output। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है 1/4 या हाफ या 1/3, तो आपने ध्यान रखना 1/5, ऑलमोस्ट 1/5। 1/6 लिखा होगा तो रॉन्ग है, ठीक है। The amount of filtrate formed per minute is called glomerular filtration rate। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है। What do you mean by GFR? Glomerular filtration rate, GFR, clear? Filtration rate, glomerular filtration rate, that is amount of filtrate formed per minute, not per hour, not per day। So अगर देखें इसी को कैलकुलेट करोगे अगर पर डे तो इतना आता है, तो पर मिनट है तो इसको 160 से करोगे पर आवर आएगा, फिर उसको कितने से करोगे 24 से करोगे तो ये निकल आएगा। पर डे निकालना है, अपने आप निकाल के देखना और मुझे बताना। अब मैं यहाँ टाइम नहीं लगाऊंगी। 125 मिलीलीटर पर मिनट का आपको निकाल के देखना पर डे कितना आता है। हो गया क्लियर? समझ में आ गई अच्छी तरह से? 5000 बेटे ये है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट ध्यान आया? उसमें था ना जब हमने कैसे निकाली थी कार्डियक आउटपुट, बताओ कैसे क्या थी? 70 ml। हाँ 70 इंटू कार्डियक 70 ml क्या थी? वेंट्रिकल्स कितनी वो ब्लड को मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कितना ब्लड सर्कुलेट होता है, ये था ना। उसको किससे इंटू किया था हमने? 72 क्या था? 72 बीट्स पर मिनट थी ना। तो एक मिनट में 72 टाइम्स दिल धड़कता है ना, तो उससे मल्टीप्लाई करके हमने कार्डियक आउटपुट निकाली थी। यही था ना? समझ आ गया कार्डियक आउटपुट क्या है? क्लियर है ना? ठीक है, चलो। अब इसमें एक और चीज है देखने वाली, जो हमने पढ़ा, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो चलता रहता है, ये भी हाउसकीपिंग की तरह 24 आवर की जॉब है। ऐसे नहीं कि अब रुक गया, हम सो गए तो फिल्ट्रेट नहीं बन रहा, ऐसा नहीं होता, हर वक्त बनता रहता है। जानते हो ये बात? तो समझ गए ना। अब ये बात अलग है कि हर वक्त थोड़ी हम यूरिन जाते रहते हैं। यूरिन हम अपने टाइम से जाते हैं जब हम कंफर्टेबल फील करें, लेकिन फिल्ट्रेशन हर वक्त बनता रहता है। फिर वो फिल्ट्रेशन कैसे यूरिन में कन्वर्ट होएगा, ये धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो, अब इसमें एक और चीज बहुत जरूरी है समझने की कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता रहे, इसकी रेगुलेशन कैसे होती है किडनी के अंदर। उसके लिए भी बिल्ट इन मैकेनिज्म है ऑलरेडी किडनी में, भगवान ने अपने आप दे दी भाई, ये अपने आप होता रहेगा। बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो ही रही हैं बॉडी के अंदर, इनवॉलंटरीली हो रही हैं, हमें थोड़ी बोलना पड़ रहा है अब रुक, अब चल, अब कर, अब नहीं ना, अपने आप हो रहा है ये। तो ऐसे ही फिल्ट्रेशन रेट भी रेगुलेट हो रहा है। बच्चों सुनने में थोड़ा ज्यादा फोकस लगाना, ठीक है।
तो किडनीज हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। जीएफआर मतलब क्या बताया था मैंने? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो वो क्या है? ये मैकेनिज्म जो है इट इज कैरिड आउट बाय एक अपरेटस है जिसका नाम है बच्चों जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus नाम पूरा ध्यान रखना। इसमें क्या होता है ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus में? These are specialized cells in DCT, ये ध्यान, in DCT, DCT मतलब distal convoluted tubule and afferent arteriole। मैंने ये डायग्राम ही बना दिया ये बताने के लिए तुम्हें। यहां तुम्हें दिख रहा है ये एफरेंट आर्टीरियोल है। एफरेंट आर्टीरियोल के अंदर कुछ ग्रीन कलर के सेल्स पड़े हैं, एक तो ये और ये पीसीटी है, फिर लूपोफेलिन है, ये डीसीटी है, और डीसीटी के अंदर भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल पड़े हुए हैं। तो ये दोनों सेल मिल करके मतलब कि हाँ ये वाले सेल और ये वाले सेल ये बना देते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus। अब समझ में आ गई? तो क्या होगा जैसे ही जीएफआर का रेट बाय चांस किसी रीजन की वजह से गिर गया, ठीक है, तो ये वाले जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus के जो सेल्स है ना वो एक्टिव हो जाएंगे। फिर वो एक्टिव होकर के एक प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देंगे जिसका नाम है रेनिन। रेनिन RENIN, जो फिर बाद में स्टिमुलेट करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, मतलब फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज कर देगा, राइट? सो अ फॉल इन GFR कैन एक्टिवेट JG सेल्स। JG सेल्स मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus के सेल्स की बात कर रहे हैं, to form a protein called renin which can stimulate glomerular blood flow and GFR becomes normal। अगर ये तब है जब ये रेट गिर जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है ये फॉल की बात कर रहे हैं या राइज की बात कर रहे हैं। जब फॉल होता है तब रेनिन स्क्रीट होगा, इसको मैं उसमें भी पढ़ाऊंगी जो रेगुलेशन है, ठीक है, तब ये करेगा। तो ये यहाँ पे यही पॉइंट ध्यान रखना है, जब जीएफआर फॉल होगा जेजी सेल्स एक्टिवेट होंगे और फिर वो प्रोटीन बनाएंगे रेनिन, और फिर ये रेनिन आगे स्टिमुलेट करेगा ब्लड फ्लो को और जीएफआर को नॉर्मल कर देगा, ठीक है, नॉर्मल कर देगा। क्लियर हो गया? चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, समझने वाली बात है कैसे। अभी हमने पीछे क्या देखा बच्चों? 1 मिनट में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है? 125 ml पर मिनट बताया था। तो एक दिन में कितना? एक दिन में कितना बताया था? ये देखो ना 180 लीटर पर डे का मतलब कितना हो गया जानते हो? 1 लीटर पर डे अगर यूरिन बनने लगे मतलब तो हम सारा दिन बैठे रहेंगे वॉशरूम में ही, कुछ काम के लायक ही नहीं बचेंगे, प्लस बीमार ही हो जाएंगे, है ना, तो थक ही जाएंगे वैसे ही। तो ये देखो इतना वो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का वॉल्यूम है इतना, लेकिन हम यूरिन कितना जाते हैं? कितना जाते हैं बच्चों? हाँ करीबन इतना 1.5 लीटर पर डे। इट मीन्स, इससे पता लग रहा है ना इतना सा यूरिन, मतलब देखा जाए तो इट मीन्स 99% हैज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड बाय टिश्यूज। 99% रीअब्सॉर्ब कर लेता है, सिर्फ 1% जाने देता है, ठीक है, 1% के अराउंड जाने देता है। जैसे मैंने यहाँ पे भी यही शो किया हुआ है कि ब्लड आया इतना, देखो एक एक पॉइंट्स नोट करना बच्चों, लिखना बंद करके पहले बात सुनो, बस सिर्फ बात सुनो भी बहुत। देखो कितना ब्लड आया था, 1/5 ऑफ कार्डियक आउटपुट कितना था? 1100 to 1200 ml था ना, तो इतना आया ब्लड। फिर यहां से कितना 1 मिनट में कितना फिल्टर हुआ? 125 ml पर मिनट। इसका मतलब वो कितना है? 180 लीटर पर डे, ठीक है। 180 लीटर पर डे में से हम यूरिन कितना जाते हैं? यूरिन है 1.5
लीटर। ठीक है, इतना समझ आई? इसका मतलब कहां गया फिर वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट? रीएब्सॉर्ब। करेक्ट है? करेक्ट है ना? इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का मेजर हिस्सा तो हमने एब्सॉर्ब कर लिया, सिर्फ स्मॉल पार्ट उसका हमने जाने दिया, जो हमारे लिए अच्छा नहीं था, जो हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बॉडी के अंदर हमारा ऑलरेडी मैकेनिज्म ऐसा सेट है कि उसको रिमूव कर देता है, बाकी बचा लेता है, कंजर्व कर लेता है। बोलो 180 में से यूजफुल है बहुत सारी चीजें। 180 यूजफुल है, उसमें सारा तो प्लाज्मा छन गया, तो प्लाज्मा में तो बहुत सारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स सब्सटेंसेस हैं, वो वाले हैं ना, वो निकल गया, वो अलग है, जो हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन्स, वो नहीं। लेकिन इसके अलावा भी प्लाज्मा में अभी बहुत कुछ है, अभी वो सारी स्टोरी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, यही है इसमें आगे पढ़ने वाला इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। तो डिफरेंट segments of tubules perform this process either active और पैसिव मैकेनिज्म्स, दोनों मैकेनिज्म रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। अब ये बड़ा जानना कौन से सब्सटेंस एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, कौन से सब्सटेंस पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं। तो सब्सटेंस लाइक देखो ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, ए मतलब अमाइनो एसिड एंड सोडियम आयन, these are absorbed by active reabsorption। ये ध्यान रखना, ये तो एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है बच्चों, नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब्ड पैसिवली। ठीक है, these are absorbed passively, राइट? और सुनो जो वाटर है, वाटर इन इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन, इनिशियल सेगमेंट मतलब नेफ्रॉन का स्टार्टिंग वाला पार्ट, पीसीटी और ब्लू, ये वाला जो पार्ट आएगा, दैट इज एब्जॉर्ब पैसिवली। यहाँ पे पैसिवली लिखते हैं ऐसे, तो तुम्हें याद रखने के लिए ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो इनमें याद रहेगा कौन सा पैसिव है, कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है, कौन सा एक्टिव है। पैसिव वाटर हो गया, वाटर तो ऑस्मोसिस के थ्रू चला जाता है ना, तो वाटर हो गया। नाइट्रोजनस वेस्ट की बात कर रहे हैं, इनमें से तीनों में से ये याद रखो एक्टिवली कौन सा गया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सोडियम। इनमें से एक एक करके भी पूछ सकते हैं कि सोडियम आयंस आर रीअब्सॉर्ब एक्टिवली और पैसिवली, ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब एक्टिवली और पैसिवली, अमाइनो एसिड इज रीअब्सॉर्ब एक्टिवली और पैसिवली। क्लियर है आई थिंक ये वाला? ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। चलो अब हम नेक्स्ट देखें ट्यूबुलर स्क्रीशन। हमने दो देख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया उसमें से मेजर पार्ट। अब भला ये क्या है स्क्रीशन, ये सोचने वाली बात है, इसमें पढ़ेंगे क्या है। तो इसमें क्या है, ट्यूबुलर सेल्स जो हैं वो सिक्रीट करते हैं सब्सटेंसेस। कौन से सिक्रीट करते हैं, ये कैसे सिक्रीट करते हैं, ये देखेंगे। क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज किसके चारों तरफ होता है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के ना, तो उसके अंदर भी तो कुछ ऐसे आयंस और ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं चाहिए, वो चली गई हैं उसमें, मतलब एक्सेस में हो गई है सपोज। तो वो जो एक्सेस आयन है ना, वो ये ट्यूब्यूल खींच लेता है, फिर वो ट्यूब्यूल उनको उसमें डाल देता है फिल्ट्रेट में, भी तू जा, मुझे नहीं चाहिए। इस तरीके से ये ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन कर लेता है। समझ आई? आयंस तो हमें चाहिए ही है, लेकिन ऐसा भी तो होता है एक्सेस आयन बन गए, उनकी जरूरत नहीं है, वो देखेंगे कैसे, कौन से। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली बात? तो इसमें देखो ये भी हम पढ़ चुके हैं। हाँ, ये क्या दिखाया हुआ मैंने, इसको छोड़ो एक मिनट, मैं खुद बना के बताऊंगी, ये छोड़ दो इसको, ये मैं पीछे भी बना चुकी हूँ, इसको भूल जाओ, छोड़ो। चलो बच्चों, the tubular cells secrete substances like H ion, potassium ion and ammonium ion। ये है, और कहां पर secrete करते हैं ये, फिल्ट्रेट में। ये भी ध्यान रखो, tubular cells secrete substances like H ion, ammonium ion and potassium ion। ठीक है,
कहां पर? ये फिल्ट्रेट में। ठीक है, जैसे मैं अगर इस डायग्राम में जाऊं, बच्चों दिख रहा है तुम्हें डायग्राम? चलो डायग्राम में बाद में आते हैं, कोई नहीं, बाद में आते हैं, पूरा बड़े उसमें दिखाएंगे डायग्राम को। चलो, ट्यूबुलर secretion is also an important step in urine formation because it keeps the maintenance of ionic and acid base balance of the body, या फिर इसको शॉर्ट में आप नाम दे सकते हो ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, दे सकते हैं ना, आयनिक बैलेंस ही तो होता है ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये ऑस्मोटिक रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। क्लियर है? कौन? ट्यूबुलर secretion, क्योंकि एक्स्ट्रा आयंस को ये सेंड कर देता है, जा भाई तू चाहिए नहीं है, बॉडी को नहीं चाहिए, तो उसके लिए कर देता है। समझ आ गई ये वाली बात? ठीक है ना, क्लियर है ना ये वाली बात? तो चलो अब हम देखते हैं इसके अंदर, फिर आगे आएंगे इसमें। हाँ, इसमें मैं एक बार तुम्हें दिखा दूं, बता दूंगी। ये देखो, इसमें देखो बच्चों, बच्चों इसमें पहले तो इस डायग्राम में ये समझो, जो इस तरीके से दिखाए हुए हैं ना, जो ऐसे दिखाया हुआ है, ये इसका मतलब ये क्या है? ये ट्यूब्यूल के अंदर स्क्रीट हो रहे हैं, है ना। और जो ये दिखा है, दीज आर स्क्रीटेड, ये स्क्रीट हो रहे हैं। क्लियर है? और जो ये ऊपर को एयर ये दिखाया हुआ है ना, मतलब ये वाले सारे जो हैं, ये वाले जितने भी दिखाए हुए हैं, इसका मतलब दीज आर, बोलो, ये तो स्क्रीट हुए, वो एब्जॉर्ब, ट्यूब्यूल ने एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब ये ट्यूब्यूल के अंदर स्क्रीट हुए हैं। ठीक है, समझ आ गई? अब ये भी पढ़ा भी था हमने, एच आयन और अमोनियम आयन क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, स्क्रीट कर देते हैं, इसके अंदर ट्यूब्यूल के अंदर डाल देते हैं, ट्यूब्यूल के अंदर छोड़ दिए भी, ये चाहिए नहीं चाहिए। और ये हमें NaCl भी चाहिए, बाइकार्बोनेट आयन भी चाहिए, वाटर भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर रह जाए ना, पोटेशियम आयन भी, तो इनको क्या बोलेंगे? ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन बोल देंगे। बच्चों क्लियर हो गई ये वाली बात? है ना, अच्छे से क्लियर हो गई ना। और ये क्या दिखाया हुआ है? PCT, ये वाला जो पार्ट है ये PCT, ये देखो ये PCT है, ये ऊपर लिखा हुआ है ना PCT, ये PCT। ये वाला पार्ट जो है ये DCT में क्या होगा ये भी देख लेते हैं। ये DCT है, ये वाला पार्ट DCT है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ने वाले हैं हम। पहले हम अब फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स देखते हैं। पहले ये तो मैं ऊपर का तो पढ़ा ही चुकी हूँ मैं तुम्हें। फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल्स। अब जैसा कि हम जानते हैं PCT इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश वाटर एपिथेलियम। मतलब क्या है इसका? जैसे ये है PCT, जो ध्यान है पीछे भी मैंने बनाई थी, अगर तुम्हें ध्यान हो। सपोज ये बॉमन्स कैप्सूल है, ये बॉमन्स कैप्सूल है, ठीक है, और इसकी जो वॉल है ना वो ऐसे बनी होती है, ऐसे ब्रश बॉर्डर, ठीक है, ऐसे ब्रश बॉर्डर, ठीक है। ये PCT की वॉल बोल रही हूँ, PCT की ब्रश बॉर्डर। इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती, क्योंकि इंक्रीज इसको एब्जॉर्ब करना होता है सब्सटेंसेस को, इसलिए, ठीक है। नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स, बच्चों ये पॉइंट जरा सा गौर कर लेना जो मैं अब बता रही हूँ। नियरली ऑल नॉट ऑल, नियरली ऑल न्यूट्रिएंट्स, एक तो ये 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक NaCl हो गया, और इसके अलावा वाटर एंड देखो ऊपर डायग्राम में सारे दे रखे हैं, बाइकार्बोनेट आयन, पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन, ये देखो सारे गौर करोगे यहाँ पर, ये सारे के सारे रीअब्सॉर्ब होते हैं, ये स्क्रीट होते हैं, ये सारे के सारे रीअब्सॉर्ब हो गए। और ये वाले दोनों, इसको अलग कलर से दिखा देती बच्चों, ये स्क्रीट हो गए, ये स्क्रीट हो गए। तो क्या क्या स्क्रीट हुआ, क्या क्या रीअब्सॉर्ब हुआ, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ इसीलिए मैंने लिख दिया ये स्क्रीट हुए हैं और ये रीअब्सॉर्ब हो गए, क्योंकि ये हमें चाहिए। हाँ जी विभोर, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट भी?
समझ में आ गई ये क्या हुआ, पीसीटी में क्या हुआ, अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये जरा रुको, मैं ना यहीं पे बताती हूँ, पहले यहाँ बताती हूँ, फिर आगे चलते हैं। अब उसके बाद कौन सा पार्ट है पीसीटी के बाद? डिसेंडिंग पार्ट है ना। तो डिसेंडिंग पार्ट में एक बात तो तुम्हें ये याद रखनी है बच्चे, डिसेंडिंग पार्ट में एक तो होता है डिसेंडिंग, हाँ, लूप ऑफ हेनले का ये है डिसेंडिंग लिम्ब और ये है असेंडिंग लिम्ब। ये वाला असेंडिंग लिम्ब का यहाँ ये थिक लिम्ब दिखा रखा है, ये थिन लिम्ब दिखा रखा है। ठीक है, तो इसमें जो ये है ना डिसेंडिंग लिम्ब बच्चों, ये होता है, थोड़ा सा ऊपर लिख रही हूँ, ये जो है इसकी वॉल जो है दैट इज परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू NaCl, मतलब इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपको। तो जब परमिएबल टू वाटर है तो वाटर बाहर आ गया, ध्यान देते हैं, इसमें से वाटर बाहर आना स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ में आई? ये देखो दिख रहा है, एरो दिख रहा है, वाटर मतलब बाहर आ रहा है। ये डीएफओ बोल रहा है कि सीपीटी होता है? एक मिनट रुको, मैंने क्या पॉइंट मिस तो नहीं किया? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। वाटर बाहर आएगा तो क्या होगा, बोलो जरा। वाटर बाहर आएगा इसमें से, तो जो फिल्ट्रेट है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा? कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना, जब वाटर बाहर आ रहा है बेटे, है ना। आगे पढ़ेंगे, जैसे ये अभी मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रही, 300 मिलीऑस्मोल, फिर 600 मिलीऑस्मोल, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात? क्लियर हो गया बच्चों ये वाला पॉइंट? चलो, अच्छा, उसके बाद क्या होता है इसके अंदर? हाँ, मैं यही बता रही थी तुम्हें, देखो, परमिएबल टू वाटर, ये ध्यान रखना, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, और जो असेंडिंग लिम्ब है दैट इज इम्परमिएबल टू वाटर। दिस इज इम्परमिएबल टू वाटर, दिस डिसेंडिंग लिम्ब, एंड परमिएबल टू NaCl। तो बच्चों अब तुम्हें समझ में आ गई होगी एक बात, तो ऐसे आएगा तो यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ऐसे जाएगा तो यूरिन डाइल्यूट होगा ना, क्योंकि देख रहे हो ना इसके अंदर इम्परमिएबल टू वाटर है ये, अब वाटर नहीं आ रहा है ना, तो इसकी ऐसे जाएगा, लेकिन परमिएबल टू NaCl है, तो उसके अंदर NaCl ज्यादा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इधर आएगा तो कॉन्सेंट्रेटेड, जब ऊपर जाएगा तो डाइल्यूट। ये आगे हम काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर भी पढ़ेंगे। अब फिर उसके बाद जब DCT में एंटर करेगा, अब DCT में देख रहे हो ये वाले सारे के सारे रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयन, और ये जो है दोनों के दोनों ये क्या हो रहे हैं, ये स्क्रीट हो रहे हैं, दीज आर स्क्रीट। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट है बहुत अच्छा, देखो, वैसे तो तुम जानते हो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में यूरिया होता है, लेकिन कई बार बच्चों क्या होता है इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानने वाला, कि यूरिया कलेक्टिंग डक्ट में से निकलकर वापस आ जाता है इसमें। क्यों आता है? इसके अंदर इसमें एंटर कर जाता है। क्यों एंटर करता है ये यूरिया? ये सोचो, यूरिया तो बाहर ही चला जाना चाहिए, लेकिन वो एंटर कर जाता है। क्यों एंटर करता है ये भी देख लेते हैं हम, सारे पॉइंट्स एक बार जो जो पढ़ा हमने उनको पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। द डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज NaCl। तो क्वेश्चन यही आता होता है आपको, डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल है या असेंडिंग लिम्ब परमिएबल है, राइट? तो कौन सा लिम्ब परमिएबल है, कौन सा लिम्ब परमिएबल है, बोलो बोलो जल्दी, डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है,
ये लिटिल कंफ्यूजिंग लगता है, तो पहले तुम वाटर याद रखो, वाटर की परमिएबिलिटी होती है। देन दिस कॉन्सेंट्रेट्स द फिल्ट्रेट बिकॉज इट मूव्स डाउन, तो नीचे जा रहा है तो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है तो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, यानी कि हाइपरटोनिक बन रहा है। क्लियर? उसके बाद फिर द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, इट गेट्स डाइल्यूटेड ड्यू टू पैसेज ऑफ NaCl टू मेडुलरी फ्लूइड, ठीक है, ड्यू टू पैसेज ऑफ NaCl टू मेडुलरी फ्लूइड। इसका मतलब एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि यहां से ये NaCl बाहर निकल रहा है, मेडुलरी फ्लूइड पड़ा हुआ है यहाँ पर सारा, ये सारा बच्चों मेडुलरी फ्लूइड है जो इसके चारों तरफ है, और ये यहां से लेकर यहां तक ये है कॉर्टेक्स, बाकी सारा मेडुला है, और मेडुला के अंदर मेडुलरी फ्लूइड है, राइट। सम यूरिया आल्सो एंटर्स थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू ये यूरिया यहाँ पर एंटर करता है ताकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए फिर यहाँ पर ये यूरिया एंटर करता है, ठीक है। इसका काम आगे ये भी तो है ना कि ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करना है, ठीक है। तो चलो DCT क्या करता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। अगर देखोगे ये देखो सोडियम एंड वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगा कंडीशनल, मतलब जरूरत है तो। क्यों? कंडीशनल का मतलब क्या है, ये कंडीशनल का मतलब है आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए। मैंने बताया था ना कि आयंस को ना ज्यादा जाने देते, अगर ज्यादा जा रहे हैं तो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, अगर एक्स्ट्रा है तो टॉक्सिसिटी ना बढ़ जाए तो भेज देते हैं, स्क्रीट कर देते हैं, या तो रीअब्जॉर्ब कर लेंगे या स्क्रीट कर देंगे टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट है। इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स सोडियम बाइकार्बोनेट आयन एंड स्क्रीट्स हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन, जो डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब उसके बाद है कलेक्टिंग डक्ट का 2-4 पॉइंट है ये। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम दिस रीजन टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन। अब बच्चों एक चीज और मैं बता दूं दोबारा से, ऐसे आया यूरिन, डाइल्यूट हुआ या कॉन्सेंट्रेट हुआ, ऐसे गया डाइल्यूट, बट हमें डाइल्यूट यूरिन तो नहीं पास करना ना, वाटर को कंजर्व करना है। फिर कलेक्टिंग डक्ट में आया तो अगेन कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, अगेन कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि वाटर को हम कंजर्व कर लेते हैं। देखो ये वाटर को हम कंजर्व कर लेंगे, राइट। क्लियर है बच्चों? इट अलाउज पैसेज ऑफ सम यूरिया इनटू मेडुलरी फ्लूइड टू कीप ऑस्मोलैरिटी, जो मैंने अभी अभी तुम्हें पॉइंट बताया था। वरना क्या जरूरत है यूरिया की जाने की, तो यूरिया भी कई बार वापस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से निकल के एंटर कर जाता है उसके अंदर लूपोफेनले में, मतलब फिल्ट्रेट में एंटर कर जाता है, वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। हमें लगता है ना यूरिया तो बाहर निकल जाए, तो कभी कभी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए यूरिया कहाँ मूव कर जाता है, सम यूरिया इनटू मेडुलरी फ्लूइड में चला जाता है। क्लियर? क्लियर है बच्चों? मेडुलरी फ्लूइड क्लियर हो गया क्या था? It also maintains pH ionic balance of blood by selective excretion of H ion and potassium ion. वो आयन का लेन देन तो चलता रहेगा, तो कभी कभी इसको मेंटेन करने के लिए ये सिलेक्टिवली सिक्रीट करना पड़ता है H आयन और पोटेशियम आयन को फिल्ट्रेट में, यूरिन में, ताकि यूरिन में बह जाए, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। सो अब एक और चीज ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, क्रिएटिनिन मेरे ख्याल से नहीं दिया हुआ है, ये हिप्यूरिक एसिड, हाँ नहीं दिया हुआ है, हिप्यूरिक एसिड एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, दीज आर आल्सो स्क्रीटेड इन यूरिन। जैसे कभी कभी हम कोई मेडिसिन खा लेते हैं, कोई येलो कलर की है, कोई रेड कलर की है, तो यूरिन का कलर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पिगमेंट्स यूरिन में चले जाते हैं और वो कलर देते हैं। समझ आ गई? तो ये तीनों स्टेप समझ में आ गए? कौन कौन से स्टेप थे अच्छे से देख लेना फिर से। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, थर्ड स्टेप ट्यूबुलर स्क्रीशन। ठीक है बच्चों? तो ये तुम्हारा सारा यूरिन फॉर्मेशन का। फिर एंड में जो आया अब ये जो है ना, ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के थ्रू जो आया, इसको बोल देते हैं हम यूरिन। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ही बोलेंगे। आफ्टर 3 processes this is called as, that fluid is called as urine.
अब ये यूरिन ये फिल्ट्रेट कितना था यहाँ, कितना था बच्चों यहाँ 125 ml पर मिनट, यानी कि 180 लीटर पर डे था। अब यहाँ आकर के तो कितना कम रह गया, क्योंकि कितना सारा अमाउंट तो रीअब्सॉर्ब कर लिया ना, सारा वाटर तो कंजर्व कर लिया। अब इसको बोलते हैं, फिर ये कहाँ जाता है, अगर तुम्हें याद हो इस डायग्राम में, अगर तुम्हें ध्यान हो बच्चों, एक बार जस्ट ये देख लो, ये देखो अब ये कहाँ जाएगा, ये सारे नेफ्रॉन इकट्ठा करके, ये देखो सारे नेफ्रॉन इसके कॉनिकल को दे देंगे, फिर यहाँ माइनर कैलिक्स से होता हुआ मेजर कैलिक्स में आएगा, मेजर कैलिक्स से होता हुआ ये रीनल पेल्विस में आएगा, यहाँ पे है रीनल पेल्विस में आया, रीनल पेल्विस से एक रीनल पेपिला निकलती है और फिर वो यूरेटर के थ्रू आउट, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, फिर वहाँ हम अपनी मर्जी से उसको एक्सपेल कर सकते हैं। वो आगे का प्रोसेस पढ़ेंगे क्या है कैसे, ठीक है, क्लियर है, चलो समझ आ गया होगा आई थिंक सबको। ओके बच्चों, थैंक यू।